गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैक बोर्ड का ये सीरीज है जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। वो सारे एमसीक्यू जो जितना मैं सॉल्व कराऊंगा उसमें आप निश्चिंत रहिए कि उतना आप पढ़ करके जाइए, उतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा भी। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। जब पीएन जंक्शन पर फॉरवर्ड बायोस लगाया दिया जाता है, क्या क्वेश्चन है आपका कि जब पीएन जंक्शन पर फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो ये अवरोध जो पैदा करता है वो कितना करता है। हम पीएन जंक्शन बना लेते हैं और पीएन जंक्शन बनाने के बाद हम देखते हैं कि अवरोध पैदा करेंगे। तो पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, एक पी टाइप हम अर्धचालक लेते हैं और एक एन टाइप अर्धचालक लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, और यहाँ पर जो अवरोध पैदा होता है, पोटेंशियल बैरियर जो जनरेट होता है, वो पोटेंशियल बैरियर अगर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं कि अगर पी टाइप से ला करके हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को और एन टाइप से तार ला करके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो ऐसे कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और अगर हम ऐसा ना करके उल्टा कर दें कि पी टाइप को और एन टाइप को, पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर जोड़ दिए तो ये रिवर्स बायस्ड कहलाता है। रिवर्स बायस में यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो थोड़ा बड़ा बनता है, यानी ज़्यादा चौड़ा होता है, और इसमें जो पोटेंशियल बैरियर बनता है वो कम चौड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेदिका विभव को कम करता है। क्या करता है फॉरवर्ड बायस में, कम करता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, सही है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक, क्या क्वेश्चन है आपका कि अगर आपके पास एन प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें जो है आपका बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो कौन होता है। पी टाइप अर्धचालक में आपके पास, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिए, पी टाइप अर्धचालक में ज्यादातर होल्स होते हैं, इसीलिए इसे बहुसंख्यक चालक कहा जाता है, और कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि एन टाइप अर्धचालक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसे निगेटिव कहा जाता है। तो एन प्रकार में ज्यादा संख्या में क्या पाया जाएगा, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, कम संख्या में क्या पाया जाएगा, तब बोलते हैं हम होल पाया जाएगा। सही है ना मेरी बात। फिर से सुनिए भैया कि एन प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में ज्यादा क्या पाया जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कम होल्स पाया जाता है। एन प्रकार का अर्धचालक किसी भी अर्धचालक, जो भी अर्धचालक है नेचुरल अर्धचालक में, यदि हम 5 संयोजकता वाले कोई तत्व को मिलाते हैं तो वो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। और पी प्रकार के अर्धचालक में हम 3 संयोजकता वाले किसी तत्व को मिलाते हैं तो वो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट है, आप उधर दिमाग ज्यादा ना लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल किस प्रकार हो जाएगा। भैया जब शून्य ताप हो जाएगा तो परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, और 0 केल्विन पर वो क्या करने लगेगा, टिक 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 टिक, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना बंद कर देगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना बंद कर देगा तो वो कैसा हो जाएगा, कुचालक, वो भी आइडियल कुचालक। कैसा कुचालक, आइडियल कुचालक बन जाएगा, आइडियल केस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एलईडी उत्क्रम अभिनीति में होता है तो क्या होता है। यानी एलईडी 2 तरह का होता है, उत्क्रम अभिनीति और अनुत्क्रम अभिनीति। तो इसमें हो जाएगा कि अभिनीति में है तो क्या होता है,
हाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ क्लास वाले बच्चे, क्या होता है? हाँ क्वेश्चन पूछा है कि जब एलईडी उत्क्रम अभिनीति में होता है तो क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है? नहीं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। इस क्वेश्चन का ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा क्वेश्चन का, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए नंबर, याद रखिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है, क्या क्वेश्चन पूछा है आपको कि कोई एक अर्धचालक है, उसमें चालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कोई भी अर्धचालक में चालन के लिए दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन भी। कौन कौन? होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों जिम्मेदार होते हैं कोई भी अर्धचालक की चालकता को, मतलब उसमें करंट फ्लो कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है पश्चदशिक बाइस्ता में। पश्चदशिक का मतलब क्या होता है? पश्चदशिक बाइस्ता में आपसे पूछा गया है कि भाई बाइस्ता में बड़ी मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अग्र पश्च, पश्च मतलब हिंदी इसका ठीक है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ऐसा तो हो नहीं सकता। संधि पर रोधी का विभव बढ़ जाती है, पोटेंशियल बैरियर हमारा इंक्रीज कर जाता होगा, पर करंट पास नहीं करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। रिवर्स बायस में हमारा क्या होता है? इसकी विभव क्या हो जाता है? इसका विभव बढ़ जाता है, करंट तो पास करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि करंट पास नहीं करेगा। तापमान बढ़ाने पर चालक का अर्धचालक का क्या होता है? देखिए भैया, यही क्वेश्चन अगर अर्धचालक ना पूछ के चालक पूछता तो किसी भी चालक का जब अपन तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, पर अर्धचालक का जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। गौर से समझ लो, चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, सॉरी, चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है। बोला जा रहा है कि जेनर डायोड निम्नलिखित में कार्य करता है। जेनर डायोड जो है वो कैसे कार्य करता है? जेनर डायोड जो है आपका रिवर्स बेस्ड कंडीशन में कार्य करता है, यानी पश्च बायस स्थिति में कार्य करता है। कैसे स्थिति में बात कार्य करता है? पश्च बायस मतलब रिवर्स, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। संख्या क्वेश्चन सिंपल है। उसने पूछा है कि भाई एक वायर है और उस वायर का जो आई वैल्यू है, यानी इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है, आई बराबर दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर। कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है, आपको हम कई क्लास में बार बार बोलते हैं कि भाई दवाई बिना एक्सपायरी डेट के चेक किए नहीं खाएं, और न्यूमेरिकल जब बना रहे हैं तो बिना एसआई मात्रक चेक किए ना बनाएं। तो 10 का पावर -6 एम्पियर बेसिकली आई का वैल्यू ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि 1 सेकंड में, आई का मतलब ही होता है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। आई का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आई बराबर यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा n × E/t, जहां t बराबर कितना होता है आपका 1 सेकंड। तो आई बराबर नेट सूत्र बन जाएगा n × E, और I का वैल्यू दे रखा है आपको 10 का पावर -6, n का वैल्यू नहीं पता, इंटू 10 का पावर 1.6 इंटू 10 का पावर 1.6 इंटू 10 का पावर -19। किसका वैल्यू है ये? E का वैल्यू है। चलिए अब आपको क्या करना है? E का वैल्यू दे रखा है तो अब आपको n = निकालना है। n = क्या हो जाएगा? 10 का पावर -6 बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19। कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर पता चल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा? 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर +19 ऊपर चला जाएगा, बाय 1.6 के जगह पर यहाँ पर इंटू 10 चला जाएगा। अब इतना करने के बाद हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास क्या बचता है उस चीज़ को थोड़ा देखिएगा। हमारे पास क्या बचेगा वो ध्यान से देखें। हमारे पास बचता है ये
भैया यहाँ पर 10 का पावर 1 है, 19 एक 20, 20 में से 16 गया, 6 गया 14, 10 का पावर 14 बच गया बाय 16। आप कटाएंगे इसको तो कटाने के बाद आपको 14 14 14 तो आ जाएगा भाई साहब आपका आंसर कितना, वो कैसे निकाला है? क्या पूछा है? एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन 1.6 हो तो तार के प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक तो है, आप लिख सकते हैं 10 का पावर 13 इंटू 10 बाय 16। 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, अच्छा 2 8 16, 16 को डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाइए, 16 का 96, 5 इंटू 10 का पावर 13, देखो तो 0.65 इंटू 10 का पावर 13 है क्या? 0.625 इंटू 10 का पावर यहाँ पर क्या रहना चाहिए? 13। ऑप्शन गलत है, इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए, 10 का पावर 13 होगा यहाँ पर, 0.25 इंटू 10 का पावर 13। बनाने का प्रोसीजर आप ये इस जगह से कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करना होगा, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जब किसी एमीटर को संटित किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? एमीटर के बारे में आप जानते होंगे, एमीटर में जब हम किसी संट को लगाते हैं, एमीटर में जब हम किसी संट को लगाते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, संट लगाते ही संट का रजिस्टर जो है वो करंट को डाइवर्ट कर देता है, जिससे इसका वैल्यू मैपिंग रेंज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका बी नंबर, दूसरे क्वेश्चन का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 1 का ए नंबर में 0.625 इंटू 10 का पावर 13 होगा इलेक्ट्रॉन। एक बात और जानकारी दे दूं, अगर किसी को लगता है कि ये कहाँ से हमारे पास पीडीएफ आएगा जिससे मैं क्वेश्चन को समझ सकूं और जान सकूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 70 70 13 83 73। अगर अभी आप देख रहे हैं जैक बोर्ड के लिए तो आप मैसेज कीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। आप सिर्फ अभी आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम आपको दे रहे हैं, तो आप सिर्फ अभी आंसर लिखते जाइए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि समय भी बचाना है ना, समय की जरूरत है। बैठ के क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर देखेंगे, या तो याद करते हुए चलिए मेरे साथ। जब किसी एमीटर को संटित किया जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एम चुंबकीय आघूर्ण, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से 90 डिग्री, फिर से सुनते हैं, एम चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, ये मान लो एक चुंबक है, इसका आघूर्ण कितना है, एम है। कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र मतलब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में 90 डिग्री की दिशा में घुराते हैं, तो आपका साइन का 90 डिग्री, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा यानी आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो लिख लीजिए भैया 3 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर, लिखते जाइएगा भैया। 4 नंबर, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हाँ बोलता है खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कितनी होती है। खगोलीय दूरदर्शी जैसे ये आप देखेंगे तो दूरबीन जिसको बोलते हैं आप लोग, दूर की दिखाई देती है, उसमें एक आंख के पास लेंस होता है, ये वाला लेंस आंख के पास, और एक दूर में एक लेंस होता है। तो बोला इस टेलीस्कोप का जो लंबाई होगा वो वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, तो इसका फोकस लेंथ और इसका फोकस लेंथ यानी आई और ऑब्जेक्ट वाले का, दोनों का फोकस लेंथ आप जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फिर से क्या हो जाएगा, 4 का भी आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले, ये फोटोन है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, फोटोन की ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले में हम लोग hc/λ सूत्र होता है, जहां h क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट है, c क्या है प्रकाश की चाल है, लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य है। बात चमका या नहीं चमका, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भैया। बोलता है कि बीटा कण तेजी से चलने वाले, यानी अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है, ये सभी पार्टिकल होता है, उसमें बोलता है कि सबसे तेजी से बीटा कण में तेजी से चलने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो भैया सबसे ज्यादा कौन तेजी से चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो 6 का ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं। बोलता है प्लेटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति मान लो हम XM से डिनोट किए। XM बराबर कितना दे रखा है? 0.001। ठीक है, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होगा? याद कीजिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी को हम लोग 1 + XM से लिख दीजिए। आपका आ जाएगा वैल्यू 1 + 0.0001, तो यहां से आ जाएगा 1.001 आंसर, यानी आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? 7 का सी नंबर। फॉर्मूला क्या है? 1 + XM। किसको शो करता है? रिलेटिव परमिबिलिटी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। बोलता है अन्योन प्रेरकत्व का विमीय सूत्र। अन्योन प्रेरक मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का विमा सूत्र आपसे पूछा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का विमा सूत्र होता है M(L)² T⁻⁻2 A⁻⁻2 M(L)² T⁻⁻2 A⁻⁻2। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी 8 का फिर से कौन सा सही है? ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में L बराबर 8 हेनरी, H मतलब हेनरी, 8 हेनरी और C बराबर 0.5 माइक्रोफैरेड है और R बराबर 100। परिपथ की अनुनादी मतलब रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन कब होता था? जब दोनों वाला रेजिस्टेंस बराबर हो जाता था। अभी उतना डिटेल नहीं जाना है, बस जानिए कि रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है तो आवृत्ति आपसे निकालने के लिए बोला है। आवृत्ति का सूत्र, आवृत्ति को F से दर्शाते हैं। F बराबर होता है, F बराबर आपका हो जाएगा भैया, F बराबर हो जाएगा, कैसे लिखे 1/√LC, 1/√LC। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 1/√LC। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/L का वैल्यू कितना दे रखा है रूट में? L बराबर 8 हेनरी, ऐसा ही मात्रक सही है। C का दिया हुआ है माइक्रोफैरेड में 0.5 × 10⁻⁻6। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻6 का रूट अंडर अगर करते हैं, 10⁻⁻6 का रूट अंडर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जरा सा जोड़ वोड़ करके बताइए तो हमको। पहले तो इसको देखते हैं। 8 पंचे 40, 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40, और 40 अगर लिए ना 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 कैलकुलेशन बड़ा तेजी से करना होगा। 40 यानी 4 हो गया गुना 10⁻⁻6, यहाँ ऊपर में 1 रहा, नीचे तो हमारे पास चला जाएगा क्या भैया? हमारे पास जाएगा, इससे 2 निकला, 2 गुना 10⁻⁻3, ये बट्टे में रहेगा, बट्टे में रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा रे कौलिया? तो हो जाएगा भैया 10⁻3 यानी 3 0 ऊपर बटे 2 यानी 500 रेडियन प्रति सेकंड। पर रेडियन प्रति सेकंड में तो आंसर नहीं दिया हुआ है, रेडियन प्रति सेकंड में आंसर दिया हुआ नहीं। F बराबर क्या होता है? 1/√LC। L का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू आपको पता है 0.5 इंटू 10⁻6 कहाँ से लाए? 10⁻6 का मतलब माइक्रोफैरेड को हमने फैरेड में बदला। ठीक है, बदल दिए। 10⁻6 का रूट अंडर करेंगे तो 10⁻3 आएगा। ये 1 ऊपर में रहेगा, ये बटा लगा रहेगा।
ठीक है, 2 गुना 10 का पावर -3, क्योंकि ये 4 आ गया, 4 कहाँ से आया, तो 8 पंचे 40, 40 के बाद एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ काट-कूट किया, ये आया। अब इतना आ जाने के बाद मेन मुद्दे की बात यह है कि हम रेडियन प्रति सेकंड में निकाले, और यहाँ पर किस में दिया हुआ है, हर्ट्ज में। अब फ्रीक्वेंसी को जब हर्ट्ज में बदलना है तो कुछ मत कीजिए, 500 को 2 पाई से भाग दे दीजिए, 2 पाई से भाग दीजिएगा तो 250 बटे कितना आएगा आपका, पाई आंसर आएगा, 250 बटे पाई, यानी सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 का सी नंबर। चलिए भैया लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सी नंबर कैसे बना एक बार आप लोग देख लीजिए, कैसे बना एक बार आप लोग देख लीजिए, कैसे बना एक बार आप लोग देख लीजिए। क्या किया हमने, एफ बराबर रूट अंडर एल सी, एफ बराबर रूट अंडर, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर 1/√LC। यहाँ से आपको आंसर रेडियन प्रति सेकंड में आएगा। इस रेडियन प्रति सेकंड को हर्ट्ज में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 पाई कर देंगे। जो भी आंसर है उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमको हर्ट्ज में मिल जाएगा। चलिए, यह एक फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणामों के बीच संबंध क्या है। तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और इसके बीच का संबंध होता है E0 बराबर C इंटू B0। याद नहीं तो C बराबर याद कीजिए E बटे B होता है, E0 बटे B0 होता है। क्या ये वाला फॉर्मूला याद है? अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहीं से वो फॉर्मूला जनरेट किया है कि भैया ये वाला फॉर्मूला C इंटू B0 होता है, और कहीं से कोई फॉर्मूला हमने जनरेट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन के सामने 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। लंबाई L तथा 2L के तांबे की 2 तार, मान लीजिए ये एक L लंबाई है और ये एक 2L लंबाई है, इसको L रखते हैं, इसको 2L रखते हैं, वेरी गुड। 2 तारों की त्रिज्या R और 2R है, इसकी त्रिज्या R है और इसकी त्रिज्या आपका कितना है, 2R है, दोनों चीज। यदि उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया याद कीजिए, आपको प्रतिरोध का सूत्र होता है R = ρL बटे A, वेरी गुड। क्या अपन इसको रो बराबर लिख सकते हैं, रो बराबर लिख सकते हैं RA बटे L बराबर रो। ये बात आपको दिमाग में धसेगा नहीं, पर एक बात सिंपल सी बात है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम क्या चेक करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। L लंबाई का आपके पास, हाँ, लंबाई L तथा 2L के तांबे के 2 तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R तथा 2R है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, आप ध्यान में रखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब लंबाई आपका L और 2L हो, तो आप लंबाई के जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या कर देंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता को रख दीजिएगा। क्या हो जाएगा, अनुपात 2:1, यानी बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 11 का बी नंबर। हाँ हाँ हाँ, अभी सिर्फ आपको जुगाड़ से बातों को याद रख। क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या है, यदि गामा किरणें, एक्स किरण, गामा किरण, एक्स किरण और माइक्रो तरंग का निर्वात चाल Vg, Vx और Vm हो तो बोला, देखो सब किरणें जो है ये प्रकाश किरणों के आगे की कहानी है ना। तो इन सभी के स्थिति में आपसे चाल पूछा है। अरे भैया, इन सभी का चाल तो सब समान ही होगा, चाल थोड़ी बदलता है। Vg, Vx बराबर Vm होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या तो याद कीजिए, हाइड्रोजन परमाणु वाले में ऐसे क्वेश्चन में हम लोग Rn यानी त्रिज्या बराबर लिखते थे 0.53 Rn का n का पावर स्क्वायर बटे n का स्क्वायर बटे z इंटू, ये किस में आता है, एंगस्ट्रम में। पर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या यानी R1 का उसने वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है भैया, R1 का वैल्यू दे रखा है 5.3 × 10⁻⁻⁻⁴
11 मीटर। तो दूसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? बोल रहा है R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर क्या होगा। आप कंपेयर कीजिए, अगर R2 को हम R1 से भाग देंगे तो शॉर्टकट तरीका यह है कि R1 बटे R2 बराबर लिख दीजिए आप बिंदास होकर के N2 का स्क्वायर बटे N1 का स्क्वायर। ध्यान से सुनते रहना मेरे बालक, और इसको बनाने का कोशिश भी करते रहना, गौर से सुनो और समझ में भी आएगा। R2 हमको पता नहीं है, R1 का वैल्यू हमको पता तो है ना। R1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 5.3 इंटू 10 का पावर माइनस 11। N2 का स्क्वायर दूसरी कक्षा में पूछा है, पहली कक्षा का पता है। चलिए भैया कर लीजिए, R2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 4, ये उधर से उधर जाएगा 5.3 इंटू 10 का पावर माइनस 11। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रल 1, 4 पंचे 20 और 1 21, एक अंक के बाद दशमलव गुना 10 का पावर माइनस 11। जरा चेक कीजिए कहीं से मैच करता है क्या, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा बात आपको ध्यान में दिला दूं मैं कि एंगस्ट्रम में जब दिया हुआ रहता है तो एक एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। कितना मीटर होता है? 10 का पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा, इसमें से अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर 10 कर दूं और यहाँ पर 10 का पावर माइनस 1 कर दूं तो क्या बात चमका? 10 का पावर माइनस 1 करने का मतलब 2.12 गुना एक एंगस्ट्रम, तो सीधा एंगस्ट्रम लिख दो, 2.12 एंगस्ट्रम। बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। देख लीजिए बनाने का तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, R बराबर आपको गिवन है, R2 आपसे पूछा है, R2 बटे R1 कर दीजिए, N2 बटे N1 का होल स्क्वायर कहिए या ऐसा स्क्वायर कहिए, यहां से आपको पता चल जाएगा। इस जगह से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, कैलकुलेशन के बिना आप वहां सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? विभेदन क्षमता मतलब पार करने की क्षमता। जैसे हम किसी चीज को विभेद करके चले जाए, पार करके चले जाए, तो याद रखिए गामा किरणों की सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता होती है और अल्फा किरणों की सबसे कम विभेदन क्षमता होती है। फिर से बोल रहा हूं मैं, गामा किरणों की क्षमता, विभेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है और अल्फा किरणों की विभेदन क्षमता सबसे कम होती है। याद रह जाएगा? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो आप समझिएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा हुआ है? 2 लंबे समानांतर तार जिनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है। क्या पूछा है क्वेश्चन? 2 लंबे समानांतर तार जिनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है, 1 मीटर से दूरी पर बीच आकर्षण बल कितना होगा? चलिए क्वेश्चन को समझिए। बोला 2 गो तार है, चलिए 2 तार ला लिए, दोनों तार के बीच कितना का धारा प्रवाहित हो रहा है? आपका 1 एम्पियर का, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। याद कीजिए, अगर ऐसा है गुरुजी तो गौर से सुनिएगा। फॉर्मूला याद कीजिए, F बराबर क्या होता है? F बराबर एक दूसरे के बीच का फॉर्मूला याद कर लीजिए। F बराबर फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बटे 2 पाई डी। ये वाला फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। अब इतना तो आपको करना ही होगा। अब ये वाला कर लाइए, इसका आंसर ये होगा, म्यू नॉट का वैल्यू रख दीजिए। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा? चलिए देखते हैं। ये वाला फॉर्मूले में घोचू सब, चलो F इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, आई का वैल्यू मतलब आई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 पाई गुना डी कितना है? 1 मीटर। भैया देखिए ये पाई से पाई गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना बचा? 2 गुना 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। यह होगा आपका आंसर। हाँ, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, यदि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्पीड बरकरार रहे, स्पीड नहीं तो फिर क्या फायदा? म्यू जी इज इक्वल टू, नहीं पहले वाटर का बोला है, म्यू वाटर का कितना दे रखा है? 4/3, म्यू जी का आपको कितना दे रखा है? 3/2। आपसे क्या पूछा है? चलिए पूछा हुआ देखते हैं। बोलता है तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष बताना किसका है आपको? कांच का। किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। बताना किसका है आपको? कांच का।
किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू। क्या बात चमका या नहीं चमका? म्यू जी का वैल्यू कितना है? तो 3/2। म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 4/3। 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 तिया 9/8। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर। हाँ 16 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। बी क्या है? करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। यदि खगोलीय दूरबीन के वस्तु लेंस की फोकस दूरी, बोला है कि अगर कोई खगोलीय दूरबीन है उस वस्तु की यदि खगोलीय दूरबीन के वस्तु लेंस की फोकस दूरी, वस्तु लेंस की फोकस दूरी यानी एफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक खगोलीय दूरबीन है और दूरबीन की लंबाई यानी एल बराबर कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर है। तो सामान्य समंजन के लिए इसकी आवर्धन क्षमता यानी m मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा? याद कीजिए m बराबर सूत्र क्या कहता है आपको? m बराबर सूत्र कहता है, m का सूत्र कहता है आपको कि FO बटे FE होता है, पर FO पता है FE पता नहीं है। आप जानते हैं L बराबर होता है FO प्लस FE। वेरी गुड। FO का वैल्यू कितना दे रखा है? 20। FE का वैल्यू कितना दे रखा है? नहीं पता। चलिए FE लगा देते हैं यहाँ पर। L का वैल्यू कितना दे रखा है? 25। क्या यहाँ से आप FE बराबर 5 निकाल लेंगे? अगर निकाल लेंगे तो अब आप M भी निकाल लेंगे। अगर आप इतना निकाल लेते हैं तो आप M भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? M बराबर होता है FO बटे FE। FO कितना दिया हुआ है? 20। FE अभी अभी कितना फाइंड किया? 5। आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा? 4। भैया ध्यान से देख लो, आंसर कितना बनेगा आपका? 4। क्या इसमें कहीं पर है ऑप्शन? बी नंबर। 17 का बी नंबर। लगाओ बच्चा अपना जोर। और क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कितना नंबर पर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाँ किसी को छापना है तो जल्दी जल्दी छापते जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पाओ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है कि यदि, अरे भैया, हाँ यह एक, क्या बोला है इसमें? एक आवेश Q त्रिज्या R की गौसी गोलाकार सतह से घिरा हुआ है। मान लेते हैं यह एक आवेश है जिसका नाम है Q। क्या नाम है भैया? इसका नाम है Q। चलिए ये कौन से सतह से घिरा हुआ है? गॉस के घेरे से घिरा हुआ है। घेर दिया गॉस के घेरे से। यदि त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए, मतलब यह त्रिज्या जो था इसको उसने और क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। ये वाला त्रिज्या बना दिया। अगर ये वाला त्रिज्या बना दिया, ध्यान से देखो, अगर ये वाला त्रिज्या बना दिया उन्होंने, तो भैया फ्लक्स नहीं बदलेगा, क्योंकि फाई ई का सूत्र होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। त्रिज्या से उसको कोई लेना देना नहीं है। गॉस का ये वाला, अगर 12th में आकर के आपको गॉस का ये सूत्र याद नहीं तो पानी में डूब मरो। Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई बराबर क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्या? विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं वो बात की बात है, अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो बोलता है क्या बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव में ये दोस्ती बताइए, यानी संबंध बताइए। E इज इक्वल टू माइनस dV बाय, कई जगह आपको dr लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर dV बटा dx लिखा हुआ मिलेगा, कई अलग अलग नाम लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन E बराबर होता है माइनस dV बाय dx या dr। अब क्वेश्चन पूछा है यदि E ए आपकी अक्षय रेखा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति हो और इसके मध्यवर्ती, तो अरे भैया इसका इतना टेंशन नहीं लेना है। आपसे पूछा है बेसिकली ये है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या संबंध है। याद कीजिए एक्सियल और इक्वेटोरियल का सूत्र, ई एक्सियल बराबर सूत्र होता है 2kp बटे r क्यूब, याद आ रहा है, और ई इक्वेटोरियल बराबर सूत्र होता है kp बटे r क्यूब। इसका मतलब यह हो गया कि ई एक्सियल जो होता है 2 गुना ई इक्वेटोरियल के बराबर होता है। ई एक्सियल जो होता है वो 2 गुना ई इक्वेटोरियल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन का आपका मेन कहानी है। इसमें ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ है, अरे वो टाइपिंग मिस्टेक है भाई, क्या तुम लोग भी दिमाग लगाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अपवाह वेग यानी Vd
किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है? VD का डायरेक्ट संबंध होता है, अभी अभी पढ़ाए थे dV बटे dx, याद कीजिए इससे डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अगर नहीं आपको ध्यान में है तो याद कीजिए और अच्छे से बनाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ ने दो नियम दिया था, पहला नियम दिया लूप, पहला नियम दिया जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। लूप नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। यहां पूछा क्या है? लूप नियम। लूप नियम किस पर आधारित होगा भाई? ऊर्जा संरक्षण पर। आपसे पूछा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट पूछा है, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का वैल्यू कितना होता है? 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका विमा सूत्र आपसे पूछा गया है। विमा सूत्र अगर निकालना है तो आपको ध्यान से सुनिए, आप हमको याद नहीं है, हम निकाल के दिखा सकते हैं। हम ऐसा बोल रहे हैं, मान लो वहां एग्जाम हॉल में भूल गए, कूलम का स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर, वेरी गुड, mL T का पावर -2, किसके बदले लिखा मैंने? न्यूटन के बदले। मीटर का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? m ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, L यहाँ 2 यहाँ 1, L कितना हो जाएगा? 3 गो L, 3 गो L मिलकर के ऊपर जाएगा तो -3, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 पहले से था, वहां पर 2 पड़ा हुआ है, T का पावर 4 और A का पावर 2। अच्छा चलिए, चमका कि नहीं चमका? अगर कोई आपसे पूछ लेता कि K का विमा सूत्र क्या होगा, K का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक और विमा सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ध्यान देते रहिए, जब इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो ये, और विमा सूत्र जब पूछे तो इसके पावर में जहां जहां माइनस लगा हुआ है वहां वहां प्लस कर दो। m का पावर कितना हो जाएगा? -1 के जगह पर +1, L का पावर -3 है तो कितना हो जाएगा? +3, T का पावर +4 है तो कितना हो जाएगा? -4, A का पावर +2 है तो कितना हो जाएगा? A का पावर -2। मैच करो m -1, m -1, L -3, T4 A स्क्वायर। इस वाले 23 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही है। अभी आपको हमने बताया गॉस का नियम, गॉस का नियम कहता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि Q का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गुना होगा। इसका भी आंसर बी नंबर आपका करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? बी नंबर करेक्ट होगा। 25 नंबर देखिए, अरे बच्चा पार्टी पहले ध्यान से दो, गप नहीं करना है भैया, हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा है, इसीलिए हम बातें नहीं कर रहे हैं कुछ भी। आप समझ नहीं रहे हो मेरी भावना को, आप समझिए कि आपके लिए हम पहले ये क्वेश्चन टाइपिंग करवाते हैं, फिर क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, पहले 2-4 साल 10 साल प्रीवियस ईयर सब मिला जुला करके बैठा करके क्वेश्चन पैटर्न सारा लॉजिक समझते हैं फिर बनाते हैं भैया, ऐसे नहीं बनाते हैं। चलिए देखिए, 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गौर से सुनना। बोला कोई वस्तु में अगर 2 कूलम आवेश है तो इसको 2 कूलम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना लगा होगा? इसको 2 कूलम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लगा होगा 2 कूलम, यानी Q बराबर आप सूत्र पढ़े होंगे N गुना E। अरे आवेश का क्वांटीकरण, अरे आया कि नहीं आया? Q बराबर NE, N पता नहीं, E का मान 1.6 × 10 का पावर -19। सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा भाई, कितना मिलेगा? अच्छा, 1 कूलम में होता है, हाँ एक लड़का बोल रहा है कि सर 1 कूलम में होता है 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम में इसको गुना कर देते हैं, 2 गुना 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छके 12, 1 13, 2 अंक के बाद दशमलव, गलत हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छके 12 के 2 1, चलो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ आ गया गुना 10 का पावर 18। सही है, आपका करेक्ट है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा सर, 1 दशमलव इधर ला करके बढ़ा दो, 1 दशमलव इधर ला करके बढ़ाओगे तो 1.25 गुना और उधर 1 पावर बढ़ जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा? 19। तो कौन सा मैच किया? बी नंबर। चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए
तो उसकी धारिता, भैया बीच की दूरी आधी कर दी गई है। क्वेश्चन क्या है, C बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D, बीच की दूरी आधी, तो जब आधी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 गुनी बढ़ जाएगी। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, D को तूने आधा किया, ये ऊपर जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुनी बढ़ जाएगी। अभी डिटेल करने का समय नहीं है हमारे पास, वो सोचोगे कि क्लास के जैसा या क्लास में रिवीजन जैसा, नहीं, अभी एग्जाम के लिए है। चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी चालक की चालकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, चालक की चालकता पर। विद्युत तरंग क्या है एवं गामा किरणों के 2 गुणों को लिखें। नाभिकीय विखंडन क्या है, ये क्वेश्चन इस बार आने का पूरा संभावना है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ये भी। एसी स्रोत में I बराबर, तो इसमें क्या पूछा है, I RMS वैल्यू ज्ञात कीजिए। फिर पूछा है मोबिलिटी किसे कहते हैं, गतिशीलता। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके गुणधर्म लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को लिखें। ये सब क्वेश्चन 100% यहीं से पूछेगा ही पूछेगा, और कहीं से नहीं पूछेगा बालक, चिंता ना करें। एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.2 मीटर एवं फेरों की संख्या 100। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के लीजिए, यहां से क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा भाई, गारंटी है क्वेश्चन फंसेगा। आप स्क्रीनशॉट अभी रख लीजिए और नहीं बनाइए, देखिए कैसे बाद में आकर के रोते हैं। इसलिए अभी हम सब्जेक्टिव बनवा नहीं रहे, इसलिए हम सब्जेक्टिव पर क्वेश्चन पर हाथ नहीं लगा रहे हैं। सब्जेक्टिव का सीरीज देंगे, उसके ऊपर हम जब हाथ लगाएंगे तब देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना भाई साहब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस कीजिए जब तक